हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 17 कृषि का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारे भारतीय कृषि की समस्याओं में सुधार के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा उपाय किए गए। और आज हम लोग देखेंगे कि वो जो सुधार के लिए उपाय किए गए उसकी क्या क्या उपलब्धियां रहीं, अर्थात वो कितना सफल हो पाई। तो उसकी जो प्रमुख उपलब्धि है कि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और इसका मुख्य कारण था जो सुधार लागू किए गए, अर्थात आधुनिक यंत्रों, उपकरणों और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के लिए जो प्रोत्साहित किया गया, उसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चावल का भी उत्पादन बहुत बढ़ा। और हरित क्रांति के विस्तार से भारत खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर देश बना, जबकि वो निर्यातक देश भी बन गया। पहले तो हम लोग आत्मनिर्भर भी नहीं थे, बाद में इन सभी उपायों से हम लोग आत्मनिर्भर भी बने और विदेशों में निर्यात भी करने लगे। दूसरा इसका प्रभाव पड़ा कि उत्पादकता में सुधार आया। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई और लगातार वृद्धि होती गई। तीसरा, क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई। तकनीकी सुधार के उपायों से फसल की बुआई और कटाई के बीच के अंतर को कम कर दिया है। रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप दोहरी फसल किसानों ने उगाना चालू कर दिया और ये इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। चौथा प्रभाव पड़ा, किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और वो व्यापारिक कृषि करने लग गए। अब न केवल वो कृषि को जीवन निर्वाह का साधन मानते हैं, बल्कि लाभदायकता की दृष्टि से जोखिम भरे कार्य भी करते हैं। उसके बाद उद्योगों का भी विकास हुआ। हरित क्रांति के कारण न केवल कृषि का उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए जो कच्चा माल है वो कृषि से ही आता है। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि उपकरण, रसायन उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में संलग्न उद्योगों का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब एक प्रश्न बार बार आपके मन में आता होगा। अभी हम लोगों ने देखा हरित क्रांति का उपयोग किया गया, इस शब्द का उपयोग हुआ। तो हरित क्रांति का क्या अर्थ होता है, और ये परीक्षा में ये इससे प्रश्न आता ही आता है। एक हरित का शब्द है, अर्थ है फसल, और क्रांति का अर्थ है भारी वृद्धि, और दोनों को मिला दें तो हरित क्रांति का अर्थ होता है फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 से हुई और इसमें उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का कार्यक्रम अपनाया गया, जिसको HYVP के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के कृषि क्षेत्रों में ऊंची उपज वाले बीजों और रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाइयों और नई तकनीक के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने से है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, रासायनिक खाद का उपयोग किया जाने लगा और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का फ़ायदा ये होता था कि किसान साल में 2 या 2 से अधिक फसल उगा सकते हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति की जा सकी, और कीटनाशक के प्रयोग से कीड़ों से बचाने में उनको मदद मिली, जो कि एक बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे कीट जो और या अन्य बीमारियां जो होती हैं। उसके बाद सिंचाई व्यवस्था, क्योंकि भारतीय कृषि में सिंचाई विशेष महत्व रखती है, इसलिए नई प्रौद्योगिकी को बीज, रासायनिक उर्वरक, जल प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। सिंचाई व्यवस्था में भी हरित क्रांति के अंतर्गत ध्यान दिया गया। और हरित क्रांति का ये प्रभाव पड़ा कि खाद्यान्न उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। जो पहले विदेशों से आयात करना पड़ता था वो बंद हो गया। न केवल हम लोग आत्मनिर्भर हुए, बल्कि हम लोगों ने एक सुरक्षित स्टॉक भी बना लिया अपने देश के लिए, ताकि यदि खाद्यान्न की कमी हो तो उसको पूरा किया जा सके।
साथ ही एक बड़ा भाग हम लोगों ने विदेश में निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित करना चालू कर दिया। हरित क्रांति से निम्न आय वर्ग के लोगों को भी लाभ हुआ, क्योंकि किसान अपनी गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे, इसलिए कीमतों में भारी कमी आई और जिसका जो लाभ है वो निम्न आय वर्ग के लोगों को मिला। उसके बाद विक्रय अधिशेष का मतलब अपने उपभोग के बाद जो शेष भाग बचता है किसान के पास, उसको वो बाजारों में बेच रहे थे और इसी को विक्रय अधिशेष बोलते हैं। अपने उपभोग के बाद और अपने लिए अगले साल के लिए बीज निकालने के बाद जो शेष भाग बच जाता है उसको किसान बाजारों में बेचने लगे, जिससे कि उनको अच्छा खासा मुनाफा होने लग गया। तो हरित क्रांति के बहुत लाभ हुए, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि सीमित क्षेत्र में लागू हुआ ये हरित क्रांति, पूरे देश में एक समान दिखाई नहीं दिया। ये केवल पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में दिखाई दिया। बाकी क्षेत्रों में इसका प्रभाव जो है थोड़ा नगण्य रहा। दूसरा, किसानों की असमानता। हरित क्रांति पर किसानों की असमानता का भी प्रभाव पड़ा। कुछ ही किसान जो हैं, जो बड़े किसान हैं, वही उन्नत बीज और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सके, जबकि किसानों का एक बहुत बड़ा भाग इस तकनीक का उपयोग करने से वंचित रह गया, जिसके कारण कि आय का वितरण जो है वो असमान हो गया। तीसरी इसकी सीमा रही कि खाद्य फसल तक ही सीमित रहा। हरित क्रांति का प्रभाव केवल खाद्यान्न फसलों तक सीमित था। गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन इससे लाभान्वित नहीं हो पाया। तो भारत में निश्चित तौर पर द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है और इसके निम्न तर्क दिए जाते हैं कि 60 के दशक की हरित क्रांति के लाभ अब घटने लग गए हैं और हमारा जो उत्पादकता का स्तर है अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। हमारे किसान मौसम और बाज़ारों की अनिश्चितताओं का सामना करने में भी असफल रहे हैं और इसीलिए द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है। और भारत के संदर्भ में तो निम्नलिखित मुद्दों पर भी विचार किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है ना। बहुफसली खेती को बढ़ावा देना अभी बाकी है। तो इन सब कारणों से द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता अभी महसूस की जाने लगी है। उसके बाद इसके एक आखिरी भाग में हम लोग देखेंगे किसानों को आर्थिक सहायता, अर्थात जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है। तो आर्थिक सहायता का अर्थ किसानों को बाजार दर से कम दर पर आगतों की पूर्ति करना है। आगत का मतलब होता है बीज, खाद आदि। और आर्थिक सहायता को जारी रखना एक विवाद का मुद्दा बन गया है, क्योंकि किसानों को दिया जा गया। तो इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि नई प्रौद्योगिकी नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि भारत में अधिकांश किसान धन के अभाव में इससे वंचित रह गए हैं। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि समानता की दृष्टि से भी आर्थिक सहायता देना चाहिए। और साथ ही साथ विपक्ष में भी तर्क दिया जाता है, क्योंकि हमारा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, इसलिए आर्थिक सहायता या सब्सिडी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए। दूसरा, ये विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि सरकारी कोषों पर अनावश्यक बोझ न पड़े, इस कारण भी सब्सिडी को धीरे धीरे ख़त्म किया जाना चाहिए। सब्सिडी का मतलब है कि किसानों को कम दाम पर जो खेती के आगत हैं, बीज है, रासायनिक खाद है, इसको कम दाम पर उपलब्ध कराना। और ये कुछ समय पहले सरकारों द्वारा खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिया जाने लगा। तो इसके कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, और जिसको कि अभी हम लोगों ने देखा।